एवरीवन, वेलकम टू विद्या स्ट्रक्चर। आज हम एरीज के बारे में बात करेंगे जो ज़ोडिएक का फर्स्ट साइन है। इस वीडियो में हम समझेंगे एरीज क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बेसिक नेचर क्या होते हैं और जब एरीज डोमिनेंट हो चार्ट में तो वो किस तरह के प्रोफेशन और टेंडेंसीज देता है। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कालपुरुष। ये एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम ज़ोडिएक और हाउसेस को लॉजिकली समझते हैं। कालपुरुष का मतलब होता है टाइम बॉडीड एज अ ह्यूमन फॉर्म। इस फ्रेमवर्क में पूरा ज़ोडिएक एक ऑर्डर्ड सिस्टम के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है ये कोई फिजिकल एंटिटी है, बल्कि ये एक रेफरेंस मॉडल है, जैसे फिजिक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जब हम कालपुरुष को यूज़ करते हैं हम ज़ोडिएक को रैंडमली नहीं पढ़ते। हर साइन का एक फिक्स पोजीशन, सीक्वेंस और रोल होता है। इस फ्रेमवर्क के बिना एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्शन बन जाती है, लेकिन कालपुरुष के संग एस्ट्रोलॉजी एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बन जाती है। इसलिए जब हम किसी साइन या हाउस को एनालाइज करते हैं हम उसे कालपुरुष के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि वो इस सिस्टम में कहाँ फिट होता है। इसी बेस पे अब हम एरीज को समझेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हर राशि का एक सिंबल होता है। ये सिंबल्स रैंडमली नहीं चूज किए गए हैं। ज़्यादातर ऋषियों के सिंबल्स एनिमल्स होते हैं क्योंकि एनिमल्स प्योर इंस्टिंक्ट, बिहेवियर और सर्वाइवल पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी पहले नेचुरल बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करती है। इसलिए जब हम किसी राशि का सिंबल देखते हैं हम उस एनिमल के एक्शन और टेंडेंसीज को रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एरीज का सिंबल रैम है। अब हम समझेंगे रैम को सिंबल क्यों माना गया है और इसका इस राशि के नेचर से क्या रिलेशन है। अब एक नेचुरल सवाल आता है, एरीज के लिए ऋषियों ने रैम का सिंबल ही क्यों चूज किया। ये चॉइस डेकोरेशन के लिए नहीं और ना सिर्फ पोएटिक इमेजिनेशन है। अगर हम थोड़ा कामली देखें तो ये चॉइस पूरा बिहेवियर और फंक्शन पे बेस्ड है। सबसे पहले रैम को एस्ट्रोलॉजी के बिना समझते हैं। रैम कोई प्रेडेटर एनिमल नहीं होता, वो हंट नहीं करता, वो प्रे कैटेगरी का एनिमल है। नॉर्मली प्रे कैटेगरी के एनिमल्स का इंस्टिंक्ट रिट्रीट करना होता है, डेंजर से दूर भागना। लेकिन रैम का रिस्पॉन्स वहीं अलग होता है। डेंजर के सामने पहले कन्फ्रंटेशन चूज करता है, फ्लाइट नहीं। और ये एग्रेशन की वजह से नहीं होता, ये एक इंस्टिंक्टिव असर्शन होता है, जैसे कह रहा हो कि मैं यहाँ हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। और यहीं से एरीज का बेसिक लॉजिक समझ आता है। रैम का सबसे नोटिसेबल बिहेवियर ये है कि वो हेड फर्स्ट एक्ट करता है। लिटरली वो बैठ के एनालाइज नहीं करता, वो मूवमेंट पे एक्ट करता है। इसी बिहेवियर को जब ऋषियों ने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने एरीज के संग इसे अलाइन किया। इसलिए एरीज का रिस्पॉन्स भी ऐसा ही होता है, पहले एक्शन बाद में कॉन्सिक्वेंस। ये लोग पहले मूव करते हैं, बाद में सोचते हैं कि क्या होगा। यहाँ एक और चीज़ नोटिस करने जैसी है, रैम की बॉडी में सबसे अटेंशन ग्रेविंग पार्ट उसका हेड होता है। उसकी आइडेंटिटी, उसका वेपन, उसका प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब कुछ हेड के थ्रू ही ऑपरेट करता है। और ये सिर्फ एनिमल बिहेवियर तक लिमिटेड नहीं है, कालपुरुष के हिसाब से भी एरीज को हेड माना गया है। इसका मतलब ये है कि एरीज एक सिस्टम का एंट्री पॉइंट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में हर नई क्रिया हेड से इनिशिएट होती है, वैसे ही ज़ोडिएक में हर नया मूवमेंट एरीज से शुरू होता है। इसलिए एरीज को सिर्फ पहला साइन नहीं माना गया बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट माना गया। पराशरी और नाड़ी के हिसाब से भी जब सोल एक नया एक्सपीरियंस साइकिल में एंटर करती है तो वो पैसिव एंट्री नहीं होती। सोल पहले इनिशिएट करती है और ये इनिशिएशन का प्रिंसिपल एरीज रिप्रेजेंट करता है। इस सेंस में एरीज को बॉडी के अंदर सोल का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है। इसका मतलब ये है जैसे बॉडी का कंट्रोल सेंटर हेड होता है, वैसे ही जीवन के एक्सपीरियंस का कंट्रोल सेंटर एरीज से एक्टिवेट होता है। इसलिए ऋषियों ने ऐसा एनिमल चूज किया जिसका प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन भी हेड फर्स्ट हो। अगर अब हम डोमिनेंस की बात करें तो रैम डोमिनेंस चेज नहीं करता, लेकिन जब चैलेंज आता है तो वो बैक डाउन नहीं करता। इस वजह से एरीज लोग चैलेंज के रिस्पॉन्स में अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड दिखाते हैं। उनके लिए चैलेंज थ्रेट नहीं, एक एक्टिवेशन पॉइंट होता है। रैम की एनर्जी एंड्योरेंस वाली नहीं होती बल्कि शॉर्ट बर्स्ट में आती है, इंटेंस एंड फोकस्ड। और इसी पैटर्न को हम एरीज के बिहेवियर में देखते हैं। इनिशिएशन और स्टार्टिंग इनके लिए नेचुरल होती है, लेकिन कंटिन्यूटी और पेशेंस इनके लर्निंग एरियाज बन जाते हैं। रैम हर्ड का पार्ट होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग मूवमेंट वो उसका अकेला होता है। इसलिए एरीज लोग लीडरशिप रोल में कंफर्टेबल होते हैं पर कंसेंसस बेस्ड सिस्टम में रेस्टलेस फील करते हैं। एक और लास्ट ऑब्जर्वेशन, रैम फाइट के बाद ग्रजेस कैरी नहीं करता। कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए इमोशनल मेमोरी नहीं होती, वो सिचुएशन का पार्ट होती है और फिर ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एरीज का गुस्सा भी तेज़ होता है बट ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। तो जब ऋषियों ने सिंबल के रूप में देखा इसे तो उन्होंने अग्रेशन नहीं, इनिशिएशन देखा।
उन्होंने ये देखा कौन सा एनिमल बिना हेजिटेशन के फर्स्ट स्टेप लेता है, इसलिए रैम एरीज का सिंबल है। अब तक हमने ये समझा कि एरीज का इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है। अब इस इंस्टिंक्ट को थोड़ा ह्यूमन लाइफ में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि जब तक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ चार्ट में रहती है वो थ्योरी होती है, जब वो ज़िंदगी में आती है तब वो बिहेवियर बन जाती है। एरीज टाइप के लोग ज़िंदगी को ऑब्जर्व नहीं करते, वो ज़िंदगी में एंटर करते हैं। उनका डिफ़ॉल्ट मोड पार्टिसिपेशन का होता है। अगर कोई सिचुएशन सामने है तो ये लोग पहले उसमें घुस जाते हैं, बाद में समझ आता है कि सिचुएशन एक्चुअली थी क्या। इसलिए वेटिंग एरीज की लाइफ का सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ होती है। डिले उनके लिए सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं होता, डिले उनके इंस्टिंक्ट को सफोकेट करता है। उनको ऐसा फील होता है जैसे उनको कोई रोक रहा है। डिसीजन मेकिंग में भी ये पैटर्न क्लियरली दिखता है। एरीज क्लैरिटी के बाद डिसीजन नहीं लेता, क्लैरिटी उनके लिए डिसीजन के बाद आती है। वो पहले मूव करते हैं और उस मूवमेंट के अंदर उनको समझ आता है हाँ ये सही था या गलत। इसलिए जब आप एरीज को फोर्स करते हो कि वो पहले सब कुछ एनालाइज करे, तो आप उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ उनसे दूर कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट के संग भी इनका यही रिलेशनशिप होता है। एरीज कॉन्फ्लिक्ट को इमोशनल नहीं बनाता, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट एक मोमेंट होता है। एक सिचुएशन आई, रिस्पॉन्स दिया, बात खत्म। इसलिए इनका गुस्सा तेज लगता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एरीज को बार बार रोका जाता है, बार बार डिले, बार बार सप्रेशन, बार बार उनके इनिशिएटिव को कट किया जाता है। तब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। रूटीन के साथ भी एरीज का रिलेशनशिप थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो लेजी होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि रूटीन उनके लिए इनर्ट हो जाता है। अगर रूटीन के अंदर चैलेंज ना हो तो उनका सिस्टम शट डाउन मोड में चला जाता है। इसलिए कई बार एरीज खुद की ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेता है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, ये एक्टिवेशन की नीड होती है। अथॉरिटी के संग भी यही पैटर्न दिखाई देता है। एरीज अथॉरिटी को अपोज करने के लिए अपोज नहीं करता, वो ये देखना चाहता है सामने जो बंदा अथॉरिटी में बैठा है वो सिर्फ पोजीशन पे बैठा है या उसके लायक भी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के नीचे एरीज काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, वीक लीडरशिप के नीचे वो रेस्टलेस हो जाता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। यहीं पर एरीज का इंस्टिंक्ट कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एरीज रिलेशनशिप को भी एक्शन और असर्शन के लेंस से देखता है। उनके लिए क्लैरिटी का मतलब होता है सीधा बोलो, सीधा करो, लेकिन रिलेशनशिप में हमेशा एक्शन से नहीं चलता। कभी कभी रिलेशनशिप में बेंड होना पड़ता है, रुकना पड़ता है, झुकना पड़ता है। यहीं पर पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जब हर डिसएग्रीमेंट पावर स्ट्रगल बन जाता है तो रिलेशनशिप कंपटीशन जैसा फील होने लगता है, और जब रिलेशनशिप कंपटीशन बन जाए तो इंटीमेसी नेचुरली सफ़र करती है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि एरीज डोमिनेट करना चाहता है, ये इसलिए होता है क्योंकि उनका इंस्टिंक्ट है रेजिस्टेंस का जवाब एक्शन से देना। लेकिन रिलेशनशिप्स में हर रेजिस्टेंस का जवाब एक्शन नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, एरीज टाइप के लोग बिगनिंग्स के लिए बने होते हैं। ये सिस्टम स्टार्टर्स होते हैं। जब कोई चीज़ स्टक हो, डेड हो, वहाँ पर एरीज नेचुरली एक्टिवेट होता है। इसलिए इनकी लाइफ में स्टार्ट ज़्यादा होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नए फेजेस, नए बैटल्स। अगर आप अपने एरीज को नेचुरली समझ जाते हैं तो आप अपनी लाइफ कॉन्शियसली डिज़ाइन कर सकते हैं। मूवमेंट, चैलेंज और इनिशिएशन अगर ये कॉन्शियसली यूज़ हो तो एरीज डिस्ट्रक्टिव नहीं रहता, क्रिएटिव बन जाता है। अभी तक हमने एरीज के प्रिंसिपल को समझा। एरीज का मतलब होता है शुरुआत, लेकिन यहाँ एक ऑब्वियस सवाल आता है, शुरुआत को पावर कहाँ से आती है? क्योंकि आइडिया होना और एक्शन होना ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती। यहीं पर मार्स का रोल शुरू होता है। मार्स को लोग गुस्सा, अग्रेशन या एंगर के संग जोड़ देते हैं, लेकिन ये मार्स का सरफेस इफेक्ट है, फंक्शन नहीं। मार्स का रियल काम होता है इंटेंट को एक्शन में कन्वर्ट करना। जब किसी चीज़ को सिर्फ सोचना बंद करके उसे फिजिकली, प्रैक्टिकली स्टार्ट करना होता है, वहाँ मार्स काम आता है। इसलिए एरीज बिना मार्स के इनकम्प्लीट है। एरीज बताता है स्टार्ट करो, मार्स बताता है कितनी फोर्स से, कितनी स्पीड से और कितनी देर तक। अगर चार्ट में मार्स वीक हो तो एरीज के पास आइडिया होता है, अर्ज होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन पावर नहीं होती। अगर मार्स डिस्टॉर्टेड हो तो एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन बिना डायरेक्शन के। मार्स का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो लोग मिस कर देते हैं। मार्स कंटिन्यूस एनर्जी नहीं होता, बल्कि बर्स्ट ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए एरीज लोग ऐसे दिखते हैं जैसे बिल्कुल काम और अगले ही मोमेंट एकदम एक्टिवेटेड। ये मूड स्विंग्स नहीं है, ये मार्स एक्टिवेशन होता है।
और मार्स तब एक्टिवेट होता है जब नेटिव को रेजिस्टेंस मिलती है, चैलेंजेस, अपोजिशन एंड अर्जेंसी मिलती है। स्मूथ सिचुएशंस मार्स को नहीं जगाती। इसलिए एरीज लोग शांति में रेस्टलेस हो जाते हैं और प्रेशर में फोकस्ड। अब यहाँ एक सटल चीज़ समझनी ज़रूरी है। मार्स जिस एरिया में चार्ट में बैठा हो, एरीज वहाँ इनिशिएटिव लेता है, वहीं पे पहला एक्शन होता है। इसलिए एरीज का बिहेवियर हर एरीज के लिए सेम नहीं होता, डिफरेंस मार्स डिसाइड करता है। और यहीं से प्रॉब्लम्स भी शुरू होती हैं। अगर मार्स ब्लॉक्ड हो तो एरीज फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। अगर मार्स इम्पल्सिव हो तो एरीज रेकलेस हो जाता है। अगर मार्स एग्जॉस्टेड हो तो एरीज डायरेक्शन लूज कर देता है। इसलिए एरीज को समझने के लिए सिर्फ एरीज समझना काफ़ी नहीं है। मार्स ये डिसाइड करता है कि इनिशिएशन कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव। सेम एरीज एनर्जी लेकिन मार्स के हिसाब से अलग अलग। इसके बारे में हम और डीप में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर एरीज एक इनिशिएशन है तो मार्स उसका इंजन है। अब थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं। अब तक हमने एरीज को प्रिंसिपल के लेवल पे समझा है। अब उस प्रिंसिपल का इफेक्ट बॉडी पे कैसे दिखाई देता है उसकी बात करते हैं। क्योंकि हर राशि का एक फिक्स्ड फिजिकल जोन होता है। जब कोई ग्रह उस जोन को एक्टिवेट करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ बिहेवियर में नहीं, बॉडी में क्लियरली दिखता है। एरीज के केस में ये इम्पैक्ट ज़्यादा सटल नहीं होता, ये अक्सर विजिबल होता है, फेस पे, हेड पे, आइज, स्कैल्प या फोरहेड के आसपास। और ये चीज़ें रैंडम नहीं होती। कौन सा ग्रह एक्टिवेट करता है उसके हिसाब से पैटर्न बदलता है। इसलिए अब हम एरीज को बॉडी के लेंस से देखेंगे, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, जैसे चार्ट्स में बार बार दिखाई देता है। अब हम सबसे पहले मार्स इन एरीज की बात करते हैं। यहाँ बॉडी रॉ हो जाती है, फेस के फीचर शार्प हो जाते हैं, जॉलाइन, नोज, चीक बोन्स सबसे ज़्यादा डिफाइंड होते हैं, स्किन थिन हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। इसलिए रेडनेस, एक्ने, रैशेज या इन्फ्लेमेशन कॉमन होता है। हेड इंजरीज का योग स्ट्रांग होता है, फोरहेड पे कट, स्कैल्प पे चोट, आईब्रोज के पास निशान, बचपन के एक्सीडेंट्स, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी के मार्क्स। मार्स यहाँ हीलिंग भी फास्ट देता है पर इंजरी भी फास्ट देता है। बॉडी जैसे हमेशा एक्शन के लिए रेडी हो। मार्स एंड सन इन एरीज। जब एरीज में मार्स और सन साथ आ जाएं तो ये एक्सट्रीम हीट का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट स्कैल्प और हेयर पे आता है। अर्ली हेयर फॉल, रेसिडिंग हेयर लाइन, क्राउन से थिनिंग, ये सन की एक्सेसिव हीट का रिजल्ट है। स्कैल्प ड्राई हो जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। आइज पे भी इफेक्ट आता है, आई स्ट्रेन, लाइट सेंसिटिविटी, कभी कभी एक साइड ज़्यादा वीक हो जाती है। हेड पाउंडिंग, बीपी स्पाइक्स। ऐसे चार्ट्स में हेडेक्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मार्स एंड वीनस इन एरीज। मार्स एंड वीनस का योग एरीज में बॉडी के एस्थेटिक्स को डिस्टर्ब करता है। वीनस यहाँ कंफर्टेबल नहीं होता। फेस सिमेट्री थोड़ी ऑफ हो जाती है, आईब्रोज थोड़ा ऊपर, आइज का अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, एलर्जीज, हार्मोनल एक्ने, कट्स के बाद स्कार ज़्यादा विजिबल रहते हैं। वीनस स्मूथनेस चाहता है, मार्स रफनेस देता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का निशान फेस पर रह जाता है। मार्स एंड सैटर्न इन एरीज। ये योग बॉडी के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है। मार्स एक्शन चाहता है, सैटर्न डिले देता है। इस क्लैश का इम्पैक्ट सीधा हेड पे आता है। क्रॉनिक हेडेक्स, माइग्रेन्स, नर्व कंप्रेशंस, कभी कभी स्कल पेन जिसका क्लियर रीज़न नहीं मिलता। इंजरीज हील होने में ज़्यादा टाइम लेती हैं। ओल्ड इंजरीज बार बार पेन देती हैं। सैटर्न यहाँ बॉडी को डिसिप्लिन सिखाता है पेन के थ्रू। मार्स एंड केतु इन एरीज। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। यहाँ पर सडन कट्स, बर्न्स का योग होता है, फायर रिलेटेड इंजरीज, शार्प ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, हेड पे सडन मार्स, फेस पे अनएक्सपेक्टेड स्कार्स, कभी कभी ऐसी चोट जो याद भी नहीं लगे कि कैसे लगी। केतु नमनेस देता है, इसलिए पेन का रिस्पॉन्स लेट हो सकता है। इस योग में सर्जरीज भी अक्सर सडन होती हैं। कुछ चीज़ें जो बार बार चार्ट्स में देखी गई हैं, फोरहेड पे तिल या परमानेंट मार्क, आईब्रोज के पास स्कार, राइट साइड हेड पे ज़्यादा इम्पैक्ट जब मार्स डोमिनेंट हो, लेफ्ट साइड जब मून या सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो, स्ट्रेस का सीधा मैनिफेस्टेशन हेड पे, स्लीप के बाद भी हैवीनेस। अब हम एरीज को मैटेरियल लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है, एरीज पैसे का साइन नहीं है, एरीज शुरुआत का साइन है, और शुरुआत अक्सर रिसोर्सेज के बिना होती है। इसीलिए क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में भी एरीज को पॉवर्टी प्रोन साइन कहा गया है।
इसका मतलब ये नहीं कि एरीज असेंडेंट्स के पास पैसा नहीं होता। इसका मतलब ये है एरीज लाइफ के उस फेज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ अभी कुछ बना नहीं है। टॉरस रिसोर्सेज है, फूड, वेल्थ, एक्यूमुलेशन, और एरीज टॉरस के पहले आता है। टॉरस से 12th में होता है। 12th हाउस का मतलब होता है लॉस, एक्सपेंडिचर, डेप्लीशन। ये पहले से खर्च हो चुका है, इसलिए एरीज एक रॉ जोन है, जंगल स्टेज। यहाँ पे कंफर्ट नहीं होता, एंट्री होती है, सर्वाइवल होता है। इसलिए एरीज लोग अक्सर लाइफ की शुरुआत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ करते हैं। उनको चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं। एरीज का मटेरियल पैटर्न एक ही होता है, पहले खर्चा बाद में स्टेबिलिटी। इसलिए एरीज के चार्ट्स में फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स कॉमन होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ बैड लक बट बिकॉज एरीज एक्शन लेता है जब टॉरस अभी आया ही नहीं हो। जब मून एरीज में इन्वॉल्व हो जाता है तो इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, इनकम फ्लो बेस हो जाती है, कभी ज़्यादा कभी बिल्कुल ड्राई फेज। मून सिक्योरिटी चाहता है लेकिन एरीज सिक्योरिटी देता नहीं, इसलिए मून एंड एरीज वाले लोग फिक्स सैलरी सिस्टम्स में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको मूवमेंट चाहिए, ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, कमीशन बेस्ड काम। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, एरीज अनस्टेबल है फिर भी एरीज के लोग स्पेकुलेशन में अच्छे होते हैं। इसका रीज़न सन है। सन एरीज में एग्जॉल्टेड होता है और सन नेचुरल 5th लॉर्ड भी होता है। 5th हाउस सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, 5th हाउस होता है आपकी रिस्क टेकिंग, टाइमिंग सेंस, स्पेकुलेशन, फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस। इसलिए एरीज लोगों में एंट्री टाइमिंग का सेंस स्ट्रांग होता है, कब घुसना है कब निकलना है, स्टॉक्स, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिस्टम्स। ये पैटर्न सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं है कि चिल्ड्रन की लाइफ में भी मैनिफेस्ट होता है। एरीज डोमिनेंट चार्ट्स में चिल्ड्रन अर्ली रिस्क टेकर्स हो जाते हैं, अर्ली इंडिपेंडेंस, अर्ली डिसीजंस, कभी कभी अर्ली सक्सेस, कभी कभी अर्ली सेटबैक्स। ये भी 1st और 5th एक्सेस का ही एक्सटेंशन है। अब एरीज का रूलर मार्स है। मार्स जो चीज़ें दिखाता है वो अक्सर बनाई नहीं होती, वो ट्रांसफ़र होती हैं, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल एसेट्स, ब्लड लाइन से जुड़ी चीज़ें। इसलिए अगर चार्ट में मार्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ ज़मीन जायदाद का अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। वीनस जब एरीज में होता है तो अर्निंग अर्ली स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली अगर वीनस अश्विनी नक्षत्र में हो और एरीज नवांश में ही चला जाए। यूथ में पैसा आ जाता है लेकिन साथ ही सडन एक्सपेंसेस भी आते हैं, कंफर्ट पे खर्चा, मूवमेंट पे खर्चा, इम्पल्सिव स्पेंडिंग। वीनस यहाँ एंजॉय करना चाहता है पर एरीज रुकने नहीं देता। अब इसी वीनस पे अगर सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। इनकम स्लो हो सकती है पर स्टेबिलिटी भी आ जाती है, एक्सपेंसेस पे भी कंट्रोल आता है। सैटर्न यहाँ वीनस को डिसिप्लिन सिखा देता है। अब हम एरीज का स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं, और यहाँ सबसे पहले एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है, एरीज की स्पिरिचुअलिटी पैसिव नहीं होती। एरीज की स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा एक्शन बेस्ड होती है। यहाँ राशि पहले करती है फिर उस एक्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्म होती है। इसलिए एरीज के देवता भी सॉफ्ट नहीं होते, फोर्स ओरिएंटेड होते हैं। जैसे अगर एरीज में मार्स और सैटर्न बैठ जाए तो ये हनुमान जी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। मार्स स्ट्रेंथ देता है, जुपिटर धर्म और भक्ति। इसलिए ऐसे लोग हनुमान चालीसा, बजरंग बली या सेवा बेस्ड भक्ति की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ये भक्ति इमोशनल कम डिसिप्लिन ज़्यादा होती है। और एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, माथे पे तिलक लगाना। एरीज हेड है इसलिए भक्ति भी हेड से शुरू होती है। अगर मार्स एरीज में अलोन बैठा हो तो इस स्कंद तत्व को एक्टिवेट करता है। ये कार्तिकेय का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये भक्ति कमांड और डिसिप्लिन की होती है, यूथफुल एनर्जी, वॉरियर कॉन्शियसनेस, इमोशन कम ड्यूटी ज़्यादा। अब एरीज में अगर मार्स सैटर्न या मार्स राहु हो जाए तो एक काली तत्व का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन फियर्स हो जाता है, माँ काली की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये भक्ति सॉफ्ट नहीं होती, ये फियर को फेस करने वाली भक्ति होती है। अब यहाँ 8th हाउस ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए तो ये शमशान, डार्क फॉर्म्स, टैबू ब्रेकिंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ले जा सकता है। एरीज यहाँ भागता नहीं, एरीज यहाँ सामना करता है। अब बात करें मार्स और सन की तो ये शिव जी के रुद्र अवतार का कॉम्बिनेशन बन जाता है।
मार्स और सन का योग एरीज में रुद्र तत्व की एनर्जी एक्टिवेट करता है। ये ईगो बर्निंग स्पिरिचुअलिटी होती है। गुस्सा शुरुआत होता है पर अवेयरनेस इसका आउटकम होता है। यहाँ पे शिव के एग्रेसिव फॉर्म्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, जैसे रुद्र, भैरव। एरीज लगना या मार्स लगन में हो तो फोरहेड पे मार्किंग ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिव हो जाती है, जैसे तिलक, टीका, विभूति। अब हम एक बहुत कॉमन एसोसिएशन की बात करते हैं, लॉर्ड राम एंड एरीज। इस टॉपिक को लोग अक्सर सिर्फ भक्ति या माइथोलॉजी के एंगल से देखते हैं, लेकिन ऋषियों ने राम को एरीज से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो हीरो थे। उन्होंने राम को एरीज से इसलिए जोड़ा क्योंकि वो एरीज के प्रिंसिपल को परफेक्टली लिव करते थे। एरीज का कोर प्रिंसिपल है इनिशिएशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इम्पल्स नहीं, ईगो नहीं, एक्शन लेना जब सिचुएशन डिमांड करे और फिर उस एक्शन का बर्डन उठाना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसकॉन्सेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है। एरीज का मतलब इम्पल्सिव नहीं होता। एरीज का मतलब होता है जब समय आए तो पीछे ना हटना। लॉर्ड राम इम्पल्सिव नहीं थे, लेकिन जब धर्म ने उन्हें आवाज़ दी तो वो रुके नहीं। चाहे वनवास एक्सेप्ट करना, माँ सीता की सर्च शुरू करना, रावण के खिलाफ युद्ध लड़ना, ये सब हेसिटेशन के बिना हुआ। दैट्स एरीज। एस्ट्रोलॉजिकली राम एक आइडियल मार्स रूल्ड कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स का मतलब गुस्सा नहीं होता। मार्स का मतलब होता है धर्म के लिए फोर्स का सही उपयोग। राम का युद्ध पर्सनल नहीं था, वो करेक्टिव था। ये एरीज का सबसे मैच्योर फॉर्म है। अब अगर हम थोड़ा सा राम और कृष्ण को एनालाइज करें तो कृष्ण स्ट्रेटजी सिखाते हैं, राम एग्जाम्पल देते हैं। कृष्ण बेंड करते हैं रूल्स, राम अपहोल्ड करते हैं। इसलिए कृष्ण ज़्यादा पाइसेस और लिब्रा कॉन्शियसनेस है और राम प्योर एरीज कॉन्शियसनेस, स्ट्रेट, क्लियर, नो एम्बिग्यूटी। एरीज जोडियक का पहला साइन है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड सेट करना। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा का मतलब होता है बाउंड्री सेट करना, और एरीज का काम भी वही होता है। ये डिसाइड करता है बाउंड्रीज। एक और चीज़ लोग मिस कर देते हैं, राम हमेशा शांत रहते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल्ड मार्स है। एरीज जब मैच्योर होता है तो लाउड नहीं होता, वो साइलेंट होता है, फोकस्ड होता है, और जब एक्शन लेता है तो इरिवर्सिबल होता है। अब अगर हम राम के धनुष को देखें तो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। बो का मतलब होता है टेंशन के अंदर कंट्रोल। मार्स एक रॉ फोर्स है, राम का बो डिसिप्लिन फोर्स है। इसलिए राम कभी अननेसेसरी वॉयलेंस नहीं करते, सिर्फ उतना ही फोर्स जितना ज़रूरी है। दिस इज एरीज परफेक्टेड। एरीज का सबसे बड़ा रिस्क होता है ईगो। राम उस ईगो को ट्रांसेंड कर देते हैं, इसलिए उनका एरीज डिस्ट्रक्टिव नहीं, प्रोटेक्टिव है। लीडर के रूप में, वॉरियर के रूप में, या किंग के रूप में। इसलिए ऋषियों ने राम को एरीज से एसोसिएट किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो लड़ते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पहले खड़े होने वाले थे। जब धर्म को पहले कदम की ज़रूरत थी, एरीज का काम शुरू करना होता था, और राम ने शुरुआत की, एक एग्जाम्पल सेट करके। अब हम एक ऐसा टॉपिक को टच करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का कोर एक्सपोज करता है। सन एरीज में एक्सॉल्टेड क्यों है और सैटर्न यहाँ पे डेबिलिटेड क्यों है। ये सिर्फ डिग्निटी का टॉपिक नहीं है, ये टाइम, एक्शन और अथॉरिटी के बीच में रिलेशनशिप का टॉपिक है। सन सिर्फ ईगो या पावर नहीं है। सन का असली काम होता है डायरेक्शन देना। सन बताता है अब क्या सही है, क्या गलत है। डिसीजन का सेंटर सन होता है। एरीज जोडियक का पहला साइन है। पहले साइन का मतलब होता है जब कोई रेफरेंस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो, जब रूल बुक लिखी हुई ना हो। ऐसे वक्त पे जो ग्रह काम करता है वो सन है, क्योंकि सन रूल फॉलो नहीं करता, रूल सेट करता है। इसलिए एरीज सन के लिए एक्सॉल्टेशन का साइन है। एरीज में सन को पूछना नहीं पड़ता, यहाँ सन जस्टिफाई नहीं करता, यहाँ सन बस डिक्लेयर करता है। इसलिए सन एरीज में कॉन्फिडेंट होता है, क्लियर होता है, और डायरेक्शन गिविंग होता है। ऐसे चार्ट्स में लोग नेचुरली अथॉरिटी पोजीशंस में चले जाते हैं, चाहे उनको पावर चाहिए या नहीं। अब सैटर्न को समझना ज़रूरी है। सैटर्न का काम डिले नहीं है, सैटर्न का काम है टाइम के संग चीज़ों को मैच्योर करना। सैटर्न रिपीटिशन चाहता है, प्रोसेस चाहता है, स्ट्रक्चर चाहता है। सैटर्न रूल बनाता नहीं, सैटर्न रूल को टेस्ट करता है। एरीज सैटर्न के लिए सबसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि एरीज बोलता है अभी एक्शन, और सैटर्न बोलता है रुक जाओ, समझो,
रिपीट करो। यहाँ सैटर्न का कोर फंक्शन ही डिनाई हो जाता है, इसीलिए सैटर्न एरीज में डेबिलिटेटेड होता है। सैटर्न एरीज में डिले के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी देता है। काम करना है लेकिन कर नहीं पा रहे, एक्शन लेना है लेकिन सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा। ये क्लासिकल सैटर्न इन एरीज एक्सपीरियंस है। सन डिसीजन का ग्रह है, सैटर्न कॉन्सिक्वेंस का। एरीज डिसीजन का साइन है, इसलिए सन यहाँ फ्लरिश करता है और सैटर्न स्ट्रगल। एरीज बोलता है पहले डिसीजन लो, सैटर्न बोलता है पहले कॉन्सिक्वेंसेस सोचो, इसलिए सैटर्न यहाँ वीक हो जाता है। सन एरीज के लोग गलती कर सकते हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस टूटता नहीं। सैटर्न एरीज के लोग सही काम करते हैं लेकिन हेजिटेशन के संग, और हेजिटेशन एरीज का सबसे बड़ा एनिमी है। एरीज सनराइज का साइन है, सैटर्न सनसेट का ग्रह है। सनराइज पे प्लानिंग नहीं होती, सनराइज पे मूवमेंट होता है, इसलिए सन यहाँ एग्जॉल्टेड है और सैटर्न जो शाम को स्ट्रांग होता है यहाँ पे अपनी टाइमिंग मिस कर देता है। इस लॉजिक को समझने के बाद आप कभी भी सन या सैटर्न को सिर्फ स्ट्रांग वीक नहीं कहेंगे, आप देखेंगे ये ग्रह किस स्टेज पे काम कर रहे हैं। एरीज शुरुआत का स्टेज है, इस स्टेज पे अथॉरिटी चाहिए, डिले नहीं। इसलिए सन एरीज में एग्जॉल्टेड है क्योंकि यहाँ लीडरशिप की ज़रूरत है, और सैटर्न एरीज में डेबिलिटेड है क्योंकि यहाँ डिसिप्लिन बाद में आता है। एरीज पहले बोलता है मैं हूँ, बाकी सब बाद में। तो इस वीडियो में हमने एरीज को फाउंडेशनल लेवल पे समझा, इंस्टिंक्ट, बॉडी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस। एरीज को सिर्फ एक पर्सनालिटी के रूप में नहीं बल्कि एक फंक्शनल प्रिंसिपल के रूप में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम एरीज को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएंगे। हम देखेंगे एरीज से कौन कौन से प्रोफेशंस निकलते हैं और ये पैटर्न्स एक्चुअली चार्ट्स में कैसे काम करते हैं। कुछ रियल केस स्टडीज़ देखेंगे। अब जो लोग एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग फ्री कंसल्टेशंस चाहते हैं उनके लिए अलग से ग्रुप है। दोनों लिंक्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर ये अप्रोच आपसे रेजोनेट करती है तो नेक्स्ट पार्ट आपको और क्लैरिटी देगा। हम एरीज को थ्योरी के आगे जाकर पढ़ेंगे एप्लीकेशन की तरफ।